राम जी सरन और क्यों उम्मीद करूं बढ़िया होगा। ठीक है, तो थाने पता है एक दो दिन आप बीच में क्लास को नहीं आई, कोई कारणवश को नहीं आई, एक हाथ माफी चाहवा। और आज अपनी क्लास है प्रश्न उत्तरी की, यानी कि जेल प्रेड एग्जाम में थाने पता है भाई 11 और 12 तारीख का है, दो शिफ्ट में है। थाने बढ़िया तैयारी चलती होगी, क्लास में देखी होगी। एक तो थाने मैं पहला बता दूं, जो पशु परिचर में हुआ मेरी तरफ हार्दिक शुभकामनाएं। और जगह जगह बच्चे को मेरी क्लास देख के पशु परिचर में हुआ है बिंग अंदर अपना नाम और बता दियो भी समारोह हुआ है। ठीक है, और अब भी एग्जाम में जेल प्रहरी को तो बिंग प्रॉपर तैयारी करो, प्रॉपर क्लास देखी होगी। अब अपनी क्लास रहेगी आज प्रश्नोत्तरी की। एक क्लास में अपना पूरी साइंस का प्रश्न उत्तर कंप्लीट करांगा। ठीक है, तो बिंग के सकते नोट डाउन करना, क्योंकि अपन तो टाइम को नहीं भी मैं थाने एक लाइन लिखवाऊं, मैं खुद लिखूं, मैं डायरेक्ट थाने मोटी मोटी चीजें जो समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिंग पहला अपना यूट्यूब पर अपनी क्लास नहीं है, तो बिंग अंदर अपना कुछ बच्चा का डाउट आ बे देखा किंगा किंगा के डाउट आ। तो पहले अपना टॉपिक को भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन हो। तो बिंग अंदर एक कमेंट आया हुआ है कि सच्ची में ये अंग्रेज ऐसी हिंदी कैसे पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल पढ़ा सका भाई, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, बाकी सारा बच्चा का अच्छा अच्छा कमेंट है, नाइस क्लास सर जी। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, और इन अलावा इन अंदर अपना और देख लिया ये चीज है अपने लिए इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट देख लिया। और एक स्टूडेंट लिखा है यूट्यूब पर तो आ गया बॉस, अब सरकारी नौकरी में देखना। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जरूर देखियो, कोशिश पूरी है अपनी। और सागे सागे थारो शुभकामनाएं हैं थे भी सागे सागे प्रॉपर बढ़िया तरीके क्लास देखो, कोई दिक्कत को नहीं आवा थाने। ठीक है, और भौतिक और परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में कोई बच्चे को कोई डाउट को नहीं हो। अब प्रकाश वाले चैप्टर में हो देख लिया अपना फटाफट, व्यू बाद में आप देख लिया टीचिंग के डाउट है कि नहीं है, जिया जिया डाउट हो अपन यहाँ करता रहेगा। ठीक है जी, इन बाद में अपना फिर अभी फटाफट डाउट का देख लिया, इन बाद में अपना प्रॉपर अपनी क्लास शुरू करांगा। अभी के किंग डाउट हा के किंग नहीं है। ठीक है राहुल नाइस क्लास सर जी, यहाँ आगे और थे सर आपको कमेंट में लिखता चलियो कि है कि नहीं है सारों की। वेरी नाइस सर जी, गुड क्लास, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ठीक है, मतलब थाने क्लास लगभग समझ में आई होगी मेरी तरफ जितो करवाई हुआ है, कोशिश मेरी पूरी रही है, बस थाने सारी चीजें क्लियर हुआ है। ठीक है, प्रकाश वाले चैप्टर में भी कोई बच्चे को कोई डाउट को नहीं हो। मानने वाला में देख लें आप, देखो सारा कमेंट करिए नाइस क्लास है या गुड क्लास है, भी मैं सारा नाम ले आऊंगा अपन, नहीं तो टाइम तो नहीं, मैं फटाफट एक बार क्वेश्चन देखूं, अगर अपन कोई क्वेश्चन मिले तो मैं बता दूंगा, नहीं तो अपन एक स्पेशल थैंक्स क्लास और ले लेंगे थारी। सारा मेरी तरफ थैंक्स जेका कमेंट करिए, तो बहुत अच्छी होती है क्लास। ठीक है, और अपना और देखना लगभग मानव रोग भी आप देख लेंगे अंदर कुछ है कि डाउट। सर जी बहुत अच्छी क्लास है आपकी, कंप्लीट साइंस करवा दोगे? हाँ जी बिल्कुल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। वाह सर जी मजा आ गया, विनोद चौहान। ठीक है जी, अच्छी स्टडी करवाते हो आप नरेंद्र जी। ठीक है जी, थैंक यू जी। बहुत बढ़िया, नारी नाइस, कमाल है, था सारी समझ हुआ है कि कोई डाउट को नहीं। डाउट होना चाहिए भाई, डाउट ना होगा तो यहाँ तो फिर दिक्कत हो जाए। मानव रोग की क्लास है काफी लंबी है, तो बिंग थाना 101% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, इन क्लास में एक भी क्वेश्चन कौन जावे प्रॉपर थे देखना है। सर नोट्स कर दे सो, नोट्स अपना आया भाई जी, बायोलॉजी किंग भाई नरेंद्र कुमार के चैनल पर बैठे जाओ, डीएम करो बेटा, तब नोट्स मिल जाएगा। हृदय की आवाज धक धक नहीं होती, हृदय की आवाज लब डब होती है जी, ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा आप। जो दिल की धड़कन होती है ना वो लब डब होती है। छा गई गुरुजी, रोशन कुमार, थैंक यू बेटा, छा गया तो थारी वजह में छाया।
योगेंद्र मेरेडा, यू हैव वेरी गुड नॉलेज सर जी, थैंक्स जी। और देखना, फटाफट देख लो। वेटिंग फॉर योर क्लास, थैंक यू जी। नाइस क्लास, कीप ऑलवेज किंग नरेंद्र सर जी, थैंक यू जी। मस्ट मस्ट ग्रंथि हाइपोथैलेमस होती है भाई। कान हमारे एक तो सुनने का काम करता है और एक बॉडी संतुलन का। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्लेन नाइस, प्रेम रतन धन पायो। गुरु जी दिमाग कैसे काम करता है? ठीक है जी, एक कमेंट है, गुरु जी मोटे दिमाग होने का क्या कारण है? दिमाग मोटे होने का कारण क्या है? सेरिब्रम होता है ना वो छोटा कम विकसित होता है, इसलिए बच्चा होता है जो मंदबुद्धि होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है ना वो कम विकसित होता है, सेरिब्रम कम विकसित होता है इसलिए होता है। ये कौन है? ये राहुल कुमार है जी कोई। ठीक है बेटा, मेंटल इंसान को नींद की गोली क्यों दी जाती है? बेटा मेंटल इंसान को इसलिए दी जाती है क्योंकि उसका जो दिमाग है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा होता। उसका जो दिमाग होता है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से उसको सुलाने के लिए नींद की गोली दी जाती है ताकि उसके दिमाग को रेस्ट मिले और वो उल्टी सीधी हरकतें ना करे। ठीक है बेटा, मानव व्यवहार समझ में नहीं आया? प्लीज दोबारा बताओ सर। मानव व्यवहार में क्या हुआ था? मैंने वैसे आपको बताया था, उसकी एक आपको मैं अलग से क्लास ले लूंगा। अभी आप जितना आपको आया उतना कर लेना, बाकी उसका मैं मानव व्यवहार का आपको ध्यान रखना है। उसमें जो मेन आपको हाइपोथैलेमस ध्यान रखना है, पीयूष ग्रंथि ध्यान में रखनी है, हार्मोन्स ध्यान में रखने हैं, और अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ये तीनों आपको पूरा अगर करोगे तो उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा मानव विभाग से। ठीक है जी, सर दिमाग में बुखार कैसे होता है? दिमाग में बुखार होने का मतलब यह है कि जो मलेरिया रोग होता है ना उसमें दिमाग में बुखार होता है। तो उससे पूछा गया क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। और आपको मैंने बताया था जो मस्तिष्क की सेल होती है, मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क की जो सेल होती है वो कम विकसित होती है। ठीक है, यानी कि उसमें पुनरुद्भवन कम विकसित नहीं कह सकते, उसको पुनरुद्भवन की क्षमताएं कम पाई जाती है। तो एक बार अगर वो सेल्स डैमेज हो जाती है तो उनको रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए अपने बोल देते हैं कि दिमाग में बुखार जितना ही बैठे हुए है। ठीक है, तो दिमाग में बुखार का मतलब है मलेरिया। पुरुष में दिमाग होता है 1400 ग्राम और महिलाओं में होता है कितना? 1200 ग्राम। और इसमें लिख रखा है कि सर जी 200 ग्राम महिलाएं खराब कर देती हैं। ठीक है बेटा, मुझे तो नहीं पता था, पढ़ाई में ध्यान दिया करो। बाकी लगभग क्वेश्चन बच्चों के अच्छे थे। और देखते हैं, जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड क्या है? जिंक धातु का एक अयस्क आता है, उससे क्या होता है? जिंक ब्लेड प्राप्त किया जाता है। जिंक ब्लेड होता है वो धातु का एक अयस्क होता है। ठीक है, तो नाइस क्लास नरेंद्र जी। जेडन से दूर रहे। अरे वो जेडन का मतलब मैंने आपको समीकरण लिखवाई थी, याद है क्या? ये समीकरण लिखवाई थी मैंने कि जेडन प्लस CuSO और कॉपर सल्फेट की जब विक्रिया करवाते हैं तो ये जो जेडन है इस कॉपर को कर देता है प्रतिस्थापन। क्या कर देता है? प्रतिस्थापन, और खुद बना देता है जिंक सल्फेट। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट और ये जिंक, पहले जिंक भी धातु है कॉपर भी धातु है, लेकिन दोनों में ज्यादा एक्टिव ये होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इस जिंक कॉपर को कर देता है प्रतिस्थापन, इसको निकाल देता है बाहर और इसके साथ रासायनिक बंध के द्वारा खुद जुड़कर नया यौगिक बना लेता है। इस अभिक्रियाओं को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एक को हटाकर दूसरा रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, और कॉपर हो जाता है बेचारा अलग। क्या हो जाता है? अलग कर देता है। इसको कौन कर देता है जी? जिंक इसको कॉपर को अलग कर देता है, और यही आजकल की लाइफ में प्रतिस्थापन चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान दे लेना, आपके आपके से बेहतर मिलने पर आप ठुकरा दिए जाओगे। आपके बेहतर मिलने से आपको ठुकरा दिए जाओगे। ये बात कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन बता रही है, सीधी सी बात है। कॉपर सल्फेट इसके साथ बिल्कुल रिएक्शन देता है। जैसे जेडन आता है, जेडन से ज्यादा पावरफुल है,
तो ये जेडन के साथ जुड़ जाता है और कॉपर को कह देता है चलो। रियलिटी है ये। और इस प्रकार की विक्रियाएं आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, जिन विक्रियाओं को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है जी, और देखते हैं। फनी साइंस पढ़ाओ गुरुजी, थैंक यू बेटा। सच में बहुत समझ में आती है आपकी क्लास, थैंक यू जी। गुरुजी आपकी मेहनत और लगन को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आपके जज्बे जुनून को सलाम करता हूँ। ईश्वर का आपको हमेशा खुश रखे, आपका सपना जल्दी पूरा। थैंक्स बेटा। आरोही व अवरोही भुजा, आरोही भुजा और अवरोही भुजा ये मैंने आपको बताई थी नेफ्रॉन में। जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है ना, मैंने आपको बताई थी ना कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से। रफली बनाते ज्यादा टाइम नहीं अपने पास, तो इस प्रकार की जो भुजाएं बनती हैं, तो इस भुजा को जो इसके पास होती है, वोमेन संपुट के पास होती है, इसको बोलते हैं आरोही भुजा। क्या होता है? आरोही भुजा। और जो वोमेन संपुट से दूर होती है उसे बोलते हैं अवरोही भुजा। क्या बोलते हैं? अवरोही भुजा। ये जो इसके अवरोही भुजा होती है वो संग्रहण नलिका के करीब होती है। किसके करीब होती है जी? संग्रहण नलिका। ये क्या करती हैं? ये दोनों नलिकाएं ये करती हैं अवशोषण का कार्य। किसका कार्य करती है जी? अवशोषण का कार्य करती हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। एक दिन में कितना यूरिन बनता है? 1.5 लीटर लगभग। बाकी आपका डिपेंड करता है खाने पीने पे, आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, कितना पानी पीते हो, ज्यादा चीजें लिक्विड खाते हो या वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके अलावा आप मौसम का भी डिपेंड करता है कि जैसे आपको पता है गर्मियों में मौसम में ज्यादा पसीना आता है, सर्दियों में कम पसीना आता है, वो भी आपके यूरिन को लेवल को कंट्रोल करता है। उसके बाद में आपकी मानसिक स्थिति और सामाजिक, आपकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति क्या है, यानी कि आपकी माइंड सेट क्या है, उसके बाद में आप मतलब आपकी तबीयत खराब होती है तो उसमें भी यूरिन प्रभावित होता है। वो चीज में आपको ध्यान में रखना है। यूरिन में गंध आने का कारण कार्बनिक अम्ल होते हैं जी, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे पाए जाते हैं ना, तो इनकी वजह से क्या होता है, उनमें स्मेल आती है यूरिन में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदी चांदी हो जाएगी। कपाल क्रिया नहीं पढ़ोगे तो कपाल क्रिया ही हो जाएगी भी। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूणीयावस्था में पूछे। अगर आरबीसी का निर्माण सामान्य में पूछे, वयस्क में पूछे तो अस्थि मज्जा में होता है, और भ्रूणीयावस्था में पूछे तो आपको बताना है यकृत में होता है, क्योंकि आपको पता है यकृत जो आपका भ्रूणीयावस्था होती है, फीटस होता है, उसमें बोन मैरो नहीं बनी हुई होती है, तो उसमें जो आरबीसी का निर्माण होता है यकृत और प्लीहा में भी हो जाता है। ठीक है, मिट्टी से बना इंसान फिल्टर की खूबसूरती पर घमंड करता है, बिल्कुल सही बात है अभी। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल दांत में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जी, जांग में पाई जाती है। पंसलियां होती है, वो फेफड़ों की सुरक्षा करती है, यह भी मैंने आपको बताया था। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में। यकृत जिगर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। एचआईवी की फुल फॉर्म बोली थी तो बच्चों ने लिखा है ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी ऑफ वायरस। रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर पीलिया रोग होता है जी। एलाइजा की फुल फॉर्म लिखी है इम्यूनो लिंकेड एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट ऑफ एसे। नेफ्रॉन में पहले में संरचना वोमेन संपुट। साइंस का डर समाप्त। थैंक्स बेटा। अनच्छी क्रिया वो जो अनच्छी क्रियाएं वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे आप दिल को धड़कने से रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते ना। छींक आने से रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। पलके झपकाना रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। ये सब जो क्रियाएं होती हैं वो अनैच्छिक होती है। मानव शरीर में लगभग 70 से 65 से 70% जल की मात्रा होती है। डिप्रेशन तनाव, डिप्रेशन तनाव आप जानते ही हो।
वृक्क धमनी जो रक्त को वृक्क में लेके आती है वो वृक्क धमनी होती है जी। बोन मैरो क्या है? अस्थि मज्जा, आप भी बताया। फिटस क्या है? भ्रूणावस्था होती है जी बच्चे की। जब अब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसके जो पेट में बेबी पल रहा होता है उसको फिटस बोलते हैं। प्रकाश मापी, फोटोमीटर बोलते हैं उसे। विशिष्ट ग्रंथि अग्नाशय है, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। पित्रस का निर्माण पिताशय में होता है, सॉरी पित्रस का निर्माण यकृत में होता है, स्टोरेज होता है पिताशय में। ध्यान दे लेना, द्वारा सुन लेना, पित्रस का निर्माण होता है यकृत में और स्टोरेज होता है पिताशय में। प्रकाश में 7 रंग, बैंगनी, पिनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, पीला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। कैंसर रोग में एनिमेट सेल डिवीजन होता है जी। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। मनुष्य के कितने रंग होते हैं? गिरगिट से भी ज्यादा। आंख का कॉर्निया भागदान किया जाता है बेटा। लाल रंग खतरे के निशान, शॉर्ट्स वीडियो में बताया था मैंने, बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि आप खतरों से खेलने जा रहे हो लेकिन फिर भी नहीं निकलना। तलवार भी लेके जानी है ऊपर से लाल रंग की, लेके जाओगे, क्या दिक्कत है? जीभ में हड्डी नहीं होती लेकिन हड्डी तोड़ने की ताकत रखती है। बिल्कुल सही बात है अभी, नाइस। जो वमन या वोमिटिंग होती है उसे सामान्य भाषा में उल्टी कहते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हमने जो भोजन खाया है वो अमाशय उस भोजन को अस्वीकृत कर देता है, तो मुख से वो भोजन बाहर आ जाता है, उसे उल्टी, वोमिटिंग या वमन कहते हैं। नजर लगने का क्या कारण है? नेगेटिव एनर्जी। वैसे साइंस इसको नहीं मानती है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, नेगेटिव एनर्जी होती है। क्या होता है कि आप कोई अच्छा काम करते हो तो लोग उसके जो आपको देखता है वो जेलस से देखता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है उसे नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। वो आप पर प्रभावी होती है डायरेक्ट और वो आपको नुकसान करती है, उसे नजर बोलते हैं। बच के रहना चाहिए इससे। छोटी आंत, अब अमाशय का जो अमाशय होता है वो आंत का चौड़ा भाग होता है जी। ब्लैक शर्ट में सलमान रख दे, रहने दे बेटा। अब शॉर्ट्स में देख लेते हैं क्या कमेंट है। वाह गुरुजी, सही बात है तारी। मैं कभी गलत बात करूं कौन बेटा? हमें तो पता ही नहीं था, आज पता चल गया। राइनो वायरस पता ही है ना, बताया था मैंने। जुकाम का वायरस कौन सा होता है? राइनो होता है ना। जैसे रोते तो आंख से पानी आता है, उसी प्रकार जब जुकाम होता है तो नाक से पानी आता है, और नाक के बुलबुले भी आपको मोती नजर आते हैं। बिल्कुल आते हैं, अभी क्या करें। लीजिए जी, ये अपने वीडियो के लगभग कमेंट कंप्लीट कर दिए हैं। अब अपने आप बात करते हैं आगे, अपने लेते हैं प्रकाश की। पहला क्वेश्चन ये, प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होती है प्रकाश की चाल। क्या होती है जी? प्रकाश की चाल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें क्या होता है? 2 प्रकार के लेंस लगे होते हैं, तो इसमें होता है वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें कौन सा बनता है जी? वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है जी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर द्रव पदार्थों का पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव मैंने आपको बताया था क्या होता है। देखिए ध्यान से, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव होता है जी किसी भी द्रव पदार्थों का सरफेस, ऊपरी जो सतह होती है, ऊपरी सतह में तनाव उत्पन्न हो जाता है, एक लेयर बनती है। इस प्रकार से
ये पूरी एक तनाव प्रदर्शित करती है। और द्रवों के ध्यान से सुन लेना मेरी बात, द्रवों के पदार्थों के जो आपको पता है वर्षा की बूंद है, वर्षा की बूंद क्या होती है, गोल होती है। इसका रीजन पूछता है तो वो क्या होता है, वो पृष्ठ तनाव होता है। यानी कि ये जो वर्षा की बूंद है, मान लीजिए इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से बूंद आती है, तो ये क्या चाहती है कि मैं जितना हो सकता है अपने आकार को कम करूं। अपना जो पृष्ठ है ऊपर वाला जो बाहरी है पृष्ठ, ऊपर वाली सतह को बाहरी पृष्ठ बोलते हैं, तो पृष्ठ का जो एरिया उसको कम करो तो उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने फटाफट। जीवाणु क्रियाशीलता में होने वाली क्रियाएं, प्रतिजैविक का उत्पादन होता है, लेग्यूम में N2 स्थिरीकरण, दूध से दही बनना। यानी कि अब ये बोला जीवाणु, पहले जीवाणु की बात कर लेते हैं जी। जीवाणु किसकी बात कर लेते हैं, जीवाणु। सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने की थी, सभी को पता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसमें और भी बहुत से काम किए थे, कौन कौन से आपको पता, जीवित कोशिका की खोज, आरबीसी की खोज, प्रोटोजोआ की खोज और शुक्राणु की खोज। लेकिन अभी अपने आगे बात करते हैं, जीवाणु का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है जी, बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। मैं पहले बता रहा हूं, अपने पास टाइम कम है, इसलिए साथ के साथ क्लास को देखें तो कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ साफ साफ नहीं लिख रहा, रफली लिख रहा हूँ फटाफट, ताकि आपको जल्दी चीजें कवर होने का प्रयास हो। ठीक है, जीवाणु विज्ञान के पिता बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक होते हैं। ठीक है, तो ये जो जीवाणु होते हैं ये अपने लिए लाभदायक कैसे कैसे हो सकते हैं, लाभदायक यानी कि लाभकारी कैसे कैसे हो सकते हैं, लाभकारी हो सकते हैं जी। एक तो जीवाणु का उपयोग किया जाता है दवाइयों बनाने में, किसके निर्माण में, प्रतिजैविक के निर्माण में। जैसे प्रथम प्रतिजैविक तो कौन थी, पेनिसिलिन थी। ठीक है, और दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, लैक्टोबैसिलस। आगे बात करते हैं N2 का स्थिरीकरण। N2 का स्थिरीकरण, N2 क्या है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं अपने। ठीक है, समझते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से, पेशेंस रखना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी मत करना, आराम से देख लेना क्लास को। ठीक है, अब देखिए अपने बात करते हैं N2 का स्थिरीकरण का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन, N2 यहाँ पर मतलब है नाइट्रोजन से। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, 78% होती है। क्या होती है जी, 78% होती है नाइट्रोजन। ठीक है, सभी आप कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हो, ठीक है, तो उसमें जो आपको पता है कि कुरकुरों का पैकेट भी रविवार के दिन होता है, रविवार के जैसा ही होता है। जैसे उसको खोलते हैं आधा चला जाता है ना, यही होता है संडे वाला दिन। तो नाइट्रोजन गैस होती है ना, वो भरी होती है कुरकुरे चिप्स के पैकेट में। उसकी वजह से जो उसमें भोजन होता है, जो अपने खाने लिए उसमें चीजें मिक्स होती है, उसमें जो पैकिंग की हुई होती है वो खराब नहीं होती। चलिए आगे बात करते हैं। इस नाइट्रोजन क्या होता है, वायुमंडल में पाई जाती है, वो N2 अवस्था में पाई जाती है, नाइट्रोजन अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसका स्थिरीकरण का मतलब क्या है, जैसे अपने क्या करते हैं, पादपों को अपने खेती करते हैं तो उसमें यूरिया खाद वगैरह डालते हैं, तो उसमें वो यूरिया खाद होती है, वो नाइट्रोजन होती है। तो अब ये पौधे क्या करते हैं बेचारे, इस डायरेक्ट नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते, इनको वो नाइट्रेट और NO2 और NO3 के रूप में चाहिए। ठीक है, जो पौधे नहीं बना पाते। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, अपने बाजार से ये खरीद के लाने पड़ते हैं। इतनी मात्रा में नाइट्रोजन वायुमंडल में, फिर भी बाजार से नाइट्रोजन लेके आते हैं पौधों को देने के लिए। अब होता क्या है, एक प्रजाति है पौधों की, एक कुल है, एक फैमिली है, जिसका नाम है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी इस कुल के क्या होता है, इस कुल के जो पादप होते हैं इनमें होता है दालों वाले पादप होते हैं जी, दालों वाले पादप होते हैं। इसमें कौन से पादप होते हैं जी, दालों वाले पौधे होते हैं। इन पौधों के जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है जी राइजोबियम। क्या नाम होता है जी, राइजोबियम। क्या नाम होता है जी, राइजोबियम। ये राइजोबियम जीवाणु इस लेग्यूमिनेसी पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रखता है। कौन सा संबंध बनाकर रखता है जी, सहजीवी। सहजीवी संबंध में क्या होता है, दोनों को लाभ होता है, दोनों को क्या होता है, लाभ होता है। और आपको पता है हर चीज आजकल स्वार्थी है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पादप है, ठीक है, तो ये जो लेग्यूमिनेसी जो आपका राइजोबियम है, राइजोबियम ये इसकी जड़ों में रहता है। कहां पे रहता है, इसकी जड़ों में। तो ये राइजोबियम इस पादप को बोलता है, लेग्यूमिनेसी पादप को, कि आप मुझे रहने के लिए जगह दे दो और खाने के लिए भोजन दे दो।
ठीक है, आप मुझे रहने के लिए जगह दे दो, खाने के लिए भोजन दे दो। तो ये जो लेगिमनेसी पादप होते हैं, ये इसको बोलते हैं इसमें मेरा फायदा, इसमें मेरा फायदा। तो ये फिर राइजोबियम कहता है कि मैं आपको ना जो वायुमंडल से नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल की N2 है, उनको NO2 प्लस NO3 में बना के दे दूंगा। क्या कर दूंगा? आपको ये दोनों बनाकर मैं आपको दे दूंगा। तो आपको क्या होगा? बाजार से नहीं लानी पड़ेगी। ठीक है, ये बोलता है ठीक है। तो इस वजह से क्या करता है ये राइजोबियम जीवाणु, क्या करता है? लेगिमनेसी पादपों की जड़ों में रहता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, उसका स्थिरीकरण कर लेगिमनेसी पादपों को देता है। और आपको पता है जो प्रोटीन की इकाई होती है, प्रोटीन की इकाई होती है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसी वजह से दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो ये क्या करता है? इसको नाइट्रोजन दे देता है। अब आपको पता है फ्री किट में कोई चीज मिलती है तो अपने उसको बख्शते नहीं है। तो ये पौधा भी क्या करता है? भारी, मतलब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन का यूज करता है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये होती है, बढ़िया से अपने को प्रोटीन बनाता है, मतलब पूरे पोषक तत्व ये बनाता है, और साथ के साथ इसको भोजन दे देता है। और इस प्रकार का संबंध होता है, वो होता है सहजीवी संबंध। और कुछ जो मैंने आपको जीवाणु बताए थे जो घातक होते हैं, वो अपने मानव रोग वाले चैप्टर में कर ही लिए थे। बाकी क्वेश्चंस में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है जी, इसके बाद में शैवाल में क्या होता है? शैवाल क्या होता है? शैवाल का अध्ययन पहले अपने बात कर लेते हैं शैवाल की। किसकी? शैवाल की। शैवाल एक कोशिकीय जीव होते हैं, अभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये कॉलोनियों में रहते हैं। किस कहां पे रहते हैं? कॉलोनियों में। कैसे? कॉलोनियों में रहते हैं। दूसरी बात, शैवाल का अध्ययन कहलाता है एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी भी कहते हैं इसको, फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो शरीर का संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है। शरीर संगठन क्या होता है जी? शरीर का संगठन होता है वो कोशिकीय संगठन स्तर का होता है। कोशिकीय स्तर का, कोशिकीय स्तर का इसका संगठन होता है, शरीर का संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है। इस वजह से क्या होता है? इसमें भ्रूण नहीं बनता। किसमें? शैवालों में भ्रूण या फिटस नहीं बनता। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। कम दूरी तक पदार्थों का स्थानांतरण, यानी कि मान लीजिए आपको कम दूरी तक पदार्थों का क्या करना है? स्थानांतरण करना है। तो उसमें 3 प्रकार की विधियां काम में ली जाती हैं। पादपों के अंदर होता है ये मेनली। किसके अंदर होता है जी? पादपों के अंदर होता है। बात करते हैं, क्या बोला है कि कम दूरी के अंदर पदार्थों का परिवहन, कम दूरी के अंदर पदार्थों का परिवहन, कम दूरी के अंदर, कम दूरी में पदार्थों का परिवहन। तो इसमें होती हैं 3 विधियां। पहली होती है विसरण। विसरण ये क्या होता है? विसरण होता है जी, क्या होता है? ध्यान से सुनना। पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। पदार्थों का उच्च सांद्रता से, पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, ये होता है जी विसरण। अब आपको पता है जब आप उच्च से निम्न की तरफ आते हो तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। समझिए इस चीज को कैसे। देखिए, अपने बोलते हैं ना कि विश्वास बनाने में उम्र गुजर जाती है सारी और तोड़ने में 1 मिनट। अपनी इमेज बनाने में आपको सारी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन उसको खराब करने में 1 मिनट। लोगों के प्रति आपके माइंड में, लोगों के आप माइंड में अपने प्रति अपने कोई इमेज बनाने में, पॉजिटिव इमेज बनाने में आपकी पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन नेगेटिव इमेज बनाने में 1 मिनट। ठीक है, कैसे? यानी कि आप टॉप पे हो और आप नीचे गिरना चाहते हो तो 1 मिनट में गिर जाओगी, कुछ नहीं आपकी एनर्जी लगेगी। मैं आपको बोल दूं कि छात से छलांग लगा दो, कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको। बिल्कुल सेम टू सेम यही है। पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अब परासरण की बात कर लेते हैं। ये होता है परासरण द्रव पदार्थों के लिए। किसके लिए? द्रव पदार्थों के लिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, द्रव पदार्थों के लिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कहलाता है परासरण। इसमें भी ऊर्जा की, अगर पदार्थों के लिए बोले तो विसरण और द्रव पदार्थों के लिए बोले तो आपको याद रखना है परासरण। और सक्रिय परिवहन, कौन सा परिवहन जी? सक्रिय परिवहन।
इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये होता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करना। कहां से? निम्न से उच्च की तरफ गमन करते हैं, तो उस प्रकार के परिवहन को बोलते हैं सक्रिय परिवहन। क्या बोलते हैं जी? सक्रिय परिवहन। क्या बोलते हैं? सक्रिय परिवहन। तो इस सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान देना ये बात आपको। ठीक है जी, आगे बात करते हैं इसके बारे में। और क्या है? हार्मोन प्रभावित करते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं आगे। इसमें अपने देखते हैं कि ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी, ये ध्यान से सुन लेना। जैव प्रौद्योगिकी ने क्या बोला है कि जीवधारियों व उसके प्राप्त एंजाइम का उपयोग करके मनुष्य के उपयोगी उत्पाद या प्रक्रियाओं की तकनीकी को क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। यानी कि इसने क्या बोला है? मनुष्य और या जीव जंतुओं को उपयोग और उससे प्राप्त एंजाइमों को आपस में अभिक्रियाएं करवा के या उनसे डेवलप करवाकर उसमें कुछ प्रतिक्रियाएं करवाकर उसमें जो नई तकनीक बनाई जाती है जिसमें क्या होता है मानव में लाभदायक परिवर्तन कर सकते हैं, उस प्रकार के अध्ययन, उसमें क्या बोला जाता है? उसे जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। देखिए आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन, नाम सुना था क्या? कपास होती है बीटी कॉटन, ठीक है। इसमें जो जीवाणु होते हैं जिसमें बाहरी कीट उस पर आक्रमण करते हैं तो उसमें क्या होती है? फसल खराब होती थी। लेकिन बीटी कॉटन में क्या कर दिया? बैसिलस थ्रोजेंसिस जीवाणु उसमें प्रयुक्त कर दिया। जैसे ही कीट आक्रमण करते हैं तो वो कीट वहीं के वहीं मर जाते हैं। ये बातें आपको 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक में बताई हुई है, जो अभी आपके लेवल में एग्जाम से मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे मैंने आपको बता दिया जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, वो इतना डीपली जाकर आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको जैव प्रौद्योगिकी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि जीवधारियों में परिवर्तन करके, उसमें एंजाइमों में परिवर्तन करके, हार्मोन्स में परिवर्तन करके उसमें कुछ विशेष परिवर्तन किए जाते हैं जो मानव के लिए लाभदायक होते हैं। तो उस प्रकार को क्या बोला जाता है जी? जैव प्रौद्योगिकी बोला जाता है। ठीक है जी, फिर अपने इसके बारे में आगे बात करते हैं। लकड़ी के टुकड़े को पानी में रखते हैं अथवा फूल जाता है, यह कौन सा परिवर्तन है? अब आप सोच रहे हो कि सर आप देख के पढ़ा रहे हो, तो देखो बात है ऐसी, क्योंकि अपने पास स्लाइडें तो है नहीं कि स्लाइडें बनाकर आपको फटाफट समझा। लिखेंगे तो टाइम लगेगा, पहले लिखूंगा फिर इसको समझाऊंगा। इससे फटाफट आपको देख के मैं बता देता हूं। इसने क्या बोला है कि लकड़ी के टुकड़े को अगर आप पानी में रखते हो, लकड़ी का टुकड़ा पानी में रखते हो, क्या होता है? वो फूल जाता है। तो वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है? तो ध्यान दे लेना, वो भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है जी? भौतिक परिवर्तन है। देखिए क्या होता है, समझिए इस बात को। अगर आप अपने जो खेती बाड़ी करते हैं वो उनको देख लेना, क्या होता है, कई बार क्या होता है उसमें जो खेती करने वाले औजार होते हैं ना, उसमें लकड़ियों पतली हो जाती है। उसमें क्या करते हैं, बाद में उसको चेंज करने से पहले कुछ देर के लिए सोचते हैं एक बार काम चला लेते हैं, उसको लकड़ी में रख देते हैं रात भर, और सुबह तक वो लकड़ी फूल कर उसको पूरी फिक्स हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब जैसे वो लकड़ी सूख जाती है वो वैसे पुनः वैसी हो जाती है। मतलब क्या होता है कि लकड़ी में कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ समय के लिए होता है, वैसे जैसे पानी सूखा वापस वो वैसे की वैसे ही। तो उस प्रकार का परिवर्तन, लकड़ी सूखती है, लकड़ी को पानी में रखने पर फूल जाती है, तो वो कौन सा परिवर्तन है? तो वो ध्यान दे लेना, भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। एक बात आपको और ध्यान में, अगर कोई चीज ज्वलन हो रहा है, किसी चीज का ज्वलन हो रहा है, क्या हो रहा है? ज्वलन जल रही है, ठीक है, तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा। सिर्फ एक चीज को छोड़कर, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। कौन सा परिवर्तन होता है जी? भौतिक परिवर्तन होता है बल्ब का जलना, ठीक है। बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। हार्मोन प्रभावित करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं जी? पहले बात कर लेते हैं हार्मोन। इसने बोला कि हार्मोन्स प्रभावित करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हार्मोन्स होते क्या है। हार्मोन्स होते हैं रासायनिक पदार्थ। क्या होते हैं जी? रासायनिक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, जो कि बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में स्त्रावित होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में स्त्रावित होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में स्त्रावित होते हैं। कौन जी? हार्मोन्स, ठीक है जी। अब हार्मोन को स्त्रावित कौन करता है? हार्मोन्स को स्त्रावित करती है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। कौन सी? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, ये हार्मोन्स का स्त्रावन करती है, ठीक है। अलग अलग, अब आपको पता है हार्मोन्स अलग अलग ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं, और वो ग्रंथियां ही हमारे हार्मोन स्त्रावन के द्वारा हमारे शरीर के कार्य करवाती है। इस चीज को मैं आपको एक फ्लो में समझाता हूं। थोड़ा सा पानी पी लो, सही पानी पी लो।
प्रभावित करते हैं। हार्मोन्स करते हैं तंत्रिका तंत्र को, जठररस को, आंतरिक स्राव, आहारण के विभिन्न भागों और पेशीय सक्रियता को। यानी कि हार्मोन क्या काम क्या करते हैं, देखिए अब समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सॉरी, हमारे शरीर की प्रिंसिपल ग्रंथि कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब ये समझिए, इसको अब मैं डायग्राम से समझाने की करता हूं। ये मान लीजिए एक स्कूल है, कोई हमारा शरीर है, वो क्या एक स्कूल है, हमारा शरीर है, ये एक स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल में कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। कौन होता है, प्रिंसिपल होता है स्कूल में, प्रिंसिपल। तो इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ग्रंथि बोलते हैं। अब प्रिंसिपल डायरेक्ट जाके बच्चों को पढ़ाता है क्या, पहली वाले बच्चों को, दूसरी वाले बच्चों को, ट्वेल्थ वाले बच्चों को डायरेक्ट जाके पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता। वो क्या करता है, वो स्टाफ को रखता है। किसको रखता है, स्टाफ को या मास्टर को। तो ये भी फिर मास्टर को रखेगा, एक जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट को रखता है, ठीक है। तो ये होती है पीयूष ग्रंथि। क्या होती है जी, पीयूष ग्रंथि। इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। यानी कि ये पूरा मैनेजमेंट करती है। उसके बाद में ये जो ग्रंथि होती है, ये करती है 7 ग्रंथियों पर काम। हमारे शरीर में 7 ग्रंथियां होती हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी। थायराइड गले में होती है, थाइमस चेस्ट में होती है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं अधिवृक्क, ठीक है। उसके बाद में यकृत, अग्नाशय, ठीक है। उसके बाद में अंडाशय और वृषण। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग यही 7 ग्रंथियां होती है मानव शरीर में, ठीक है। ये 7 पर रखती है कमांड। यानी कि इन 7 ग्रंथियों के लिए ये पीयूष ग्रंथि अलग अलग हार्मोन स्रावित करती है। हार्मोन स्रावित करेगी ये हाइपोथैलेमस, जो हार्मोन स्रावित करेगा वो एक्टिव करेगा पीयूष ग्रंथि को। किसको एक्टिव करेगा, पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करेगा। पीयूष ग्रंथि एक्टिव हुई तो ये करेगी अलग अलग हार्मोन स्रावित, ठीक है। ये 7 हार्मोन जाएंगे इस 7 ग्रंथियों पर अलग अलग, इनको एक्टिव करेंगे, ये फिर अपना अपना काम करेंगे। जैसे थायराइड गले में होती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन, थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन, अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनालिन हार्मोन का स्रावन, ठीक है। यकृत जो पाचन में क्रिया में पूरा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। अग्नाशय ये भी पाचन में और कहीं ना कहीं पोषण में भी, ठीक है। उसके बाद में अंडाशय, ये एक महिला यानी कि मादा का प्राथमिक जनन अंग है, लेकिन ये भी हार्मोन स्रावित करता है, कौन सा, एंड्रोजन, ठीक है। उसके बाद में वृषण नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब ये अलग अलग काम करती है, ये अलग काम करता है, ये अलग काम करता है, ये अलग काम करता है, ये अलग अलग, सारे इनके अलग अलग काम है ना, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे स्कूल में टीचर्स, ये मास्टर होते हैं, वो अलग अलग टीचर्स को रखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता ना, एक सब्जेक्ट का एक अलग पृथक टीचर होता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में इस तरह से सेट होता है सारा सिस्टम, ठीक है। तो वो टीचर होता है, वो सारे बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग क्लासों को पढ़ाता है। उसी प्रकार ये हार्मोन भी अलग अलग कार्य करते हैं। इस प्रकार से हार्मोन होते हैं वो पूरे कार्य करते हैं। जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, कौन सी, बाह्यस्रावी, कौन सी, बाह्यस्रावी, ये करती है एंजाइम्स का सिक्रेशन। किसका सिक्रेशन करती है सर, एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। किसका सिक्रेशन करती हैं, एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। ध्यान देना, आगे एक और मैं आपको बात बताऊं। एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं जी, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आपको एंजाइम नहीं याद होते हैं, और एंजाइम अगर आपको नहीं याद होते हैं, पहली बात तो करने तो है ही, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आपको एंजाइम पहचानने के लिए बोल दिया जाए ना, तो कोई भी शब्द है ना, उसके लास्ट में एज लगा होगा। क्या लगा होगा, एज, एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ठीक है। वो सारे के सारे एंजाइम होते हैं। और एक मैं आपको कमेंटमेंट बताता हूं, ध्यान से सुनना, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान से सुनना, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये बात आ गई होगी आपकी समझ में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं। सीरम क्या होता है,
सीरम होता है स्कंदन रहित पदार्थों का प्लाज्मा, स्कंदन रहित पदार्थ प्लाज्मा, इसे बोलते हैं सीरम। प्लाज्मा क्या होता है? अगर रक्त में से रक्त कोशिकाएं निकाल दें, रक्त में से क्या निकाल दें? रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अगर निकाल दे तो जो बचा हुआ भाग होता है वो होता है प्लाज्मा। देखिए, रक्त में से क्या कर दें? अगर अपने रक्त कोशिकाएं निकाल दें तो क्या हो जाएगी? प्लाज्मा बच जाएगा। प्लाज्मा में से रक्त स्कंदित पदार्थ निकाल दे तो उसे बोल देंगे सीरम। दूरस्थ कुंडलित नलिका, जो दूर होती है कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित, नेफ्रॉन में मैंने आपको बताया था, किसमें बताया था? नेफ्रॉन में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? कि दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है जो, वो क्या काम करती है? वो Na पॉजिटिव आयन का पुनः विशोषण करती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका नेफ्रॉन में मैंने आपको बताया था Na प्लस आयन का क्या करती है? Na प्लस पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन का क्या करती है? अवशोषण करती है। क्या करती है? अवशोषण करती है। ध्यान दे लेना, हमारे शरीर में जो किडनी है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि रक्त का जो फिल्ट्रेशन होता है, किसका? रक्त का फिल्ट्रेशन, रक्त को साफ करने का काम जो होता है वो किडनी का होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, हृदय नहीं करना, फेफड़े नहीं करना, किडनी करना है। रक्त का फिल्ट्रेशन, रक्त में से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालने का काम किडनी करती है। ध्यान दे लेना ये बात। इसीलिए रक्त जो किडनी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारे शरीर में पोषक तत्वों का जो स्तर है उनको भी बनाए रखती है। कौन रखती है? किडनी रखती है। कौन रखती है? किडनी रखती है। देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट आपको बात बताने का प्रयास करता हूं। सभी चाय पीते हो आप, ठीक है? तो चाय के अंदर अपने क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, इलायची डालते हैं, अदरक वगैरह सारी चीजें डालते हैं। लेकिन क्या चाय बनने के बाद हम उसे वैसे की वैसे पी लेते हैं? क्या नहीं पीते, उसे छानते हैं। क्यों छानते हैं? ताकि उसमें से जो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ नहीं है वो बाहर निकल जाए, जिसको अपने कचरा वेस्टेज बोल सकते हैं, कचरा बोल सकते हैं, बाहर निकालकर अलग कर देते हैं, उसके बाद में चाय को पीते हैं। सेम टू सेम हमारे शरीर में भी यही काम होते हैं। जैसे लड़कियां घर में आटा वगैरह गूंथती हैं तो आटा गूंथने से पहले उसको छानती है ना। क्यों छानती है? आटा सीधा गूंदा नहीं जाता, गूंदा जा सकता है, लेकिन उसमें से जो भारी या बड़े कण होते हैं, ठीक है, कुछ वेस्टेज होते हैं, जैसे पत्थर कंकड़ भी आ सकता है उसमें, तो उसको अलग कर दिया जाता है छानने के बाद में। सेम टू सेम यही काम किडनी में होता है। ध्यान दे लेना ये बात, ठीक है? आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। सार्कोमियर क्या होता है? सार्कोमियर ये होता है पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई। पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई, इसको समझना, इकाई। देखिए, हमारा शरीर है वो एक हड्डियों का ढांचा है, जिसे अपने कंकाल तंत्र बोलते हैं। हमारा शरीर क्या है? एक हड्डियों का ढांचा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कंकाल तंत्र बोलते हैं। लेकिन हमारा शरीर जो काम कर रहा है, जैसे कि मैं अभी अपने हाथों को इधर उधर गतियां करवाकर वो आपको समझा रहा हूं, ठीक है? तो इनका जो काम होता है वो पेशी संकुचन और शिथिलन के द्वारा ये कार्य होते हैं। पेशीय संकुचन और पेशीय शिथिलन के द्वारा ये कार्य होते हैं। तो इसकी जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं जी? सार्कोमियर बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि मैंने आपको बता दिया है। प्रभाविता का नियम ये क्या है? ये अब बात करते हैं प्रभाविता का नियम की। ये मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, अनुवंशिकी, क्या जी? अनुवंशिकी क्या होती है? ये इसको समझिए। अनुवंशिकी क्या होती है? अनुवंशिकी होती है, जैसे अनुवंशिकता का मतलब क्या है? किसी भी संतति के अंदर माता पिता के गुणों का समायोजन उस संतति में होता है, या गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना। अनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे जाना क्या होता है? अनुवंशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। अब समझिए इस बात को आराम से। आप देख लेना, आपकी शक्ल होगी, आपका फेस रिएक्शन होगा, वो आपकी फैमिली मेंबर के साथ मैच करेगा ज्यादा, आपकी मम्मी के साथ या आपके पापा के साथ, या आपके नाना के साथ या नानी के साथ, या दादा के साथ या दादी के साथ। इसके अलावा आपका फेस रिएक्शन किसी के साथ मैच नहीं करेगा। आप बोलोगे कि सर मेरे बुआ के साथ मैच कर रहा है, तो बुआ है वो आपकी दादा की तो बेटी है, आपके पापा की बहनी तो है, तो वहां पर भी वो चीजें जा सकती है। कोई बोलेगा कि मेरी मौसी या मेरे मामा के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा फेस रिएक्शन है जो
मेरी मामी के साथ मैच कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है वो अनुवांशिक गुणों, क्योंकि वो पीढ़ी दर आ रही है चीजें। ठीक है, और ये बिल्कुल समान नहीं होने का रीजन भी होता है। क्या नहीं होता? बिल्कुल समान होने का मतलब क्या है कि आप अपने भाई बहन के बिल्कुल कॉपी नहीं होते। वो जुड़वा बच्चे में तो इसकी अलग कंडीशन है, वो अपने अलग में बात करेंगे जनरल में। ठीक है, लेकिन आपका भाई बहन होगा वो बिल्कुल थोड़े बहुत आपके मैच होते होंगे, लेकिन बिल्कुल मैच नहीं होते। रीजन है क्योंकि अनुवांशिक गुणों में विभिन्नता भी होना बहुत जरूरी है, तो इनकी वजह से नहीं होता। सबसे पहले अनुवांशिकता को समझाया था मेंडल ने। किसने समझाया था? मेंडल ने। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अनुवांशिकता को समझाया था। इस वजह से पर हुआ क्या था, उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं होने की वजह से, ज्यादा आधुनिक तकनीक नहीं होने की, विकसित नहीं होने की वजह से इनके जो प्रयोग थे, इन्होंने जो प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर किए थे। कौन से पौधे पर किए थे जी? मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है, मटर के पौधे पर प्रयोग किए, इन्होंने सारा डाटा तैयार कर दिया, लेकिन वो सफल नहीं माना गया, क्योंकि वो वैज्ञानिक जो उन्होंने सफल पास करना था उन्होंने उसको नहीं माना। मेंडल जी की डेथ होने के बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने इन्होंने क्या किया, इस पर अन्य पौधों पर और मटर के पौधों पर द्वारा क्रॉस वेरीफाई चेकिंग की, तो उनके वो प्रयोग सारे के सारे सफल हुए। उसके बाद में मेंडल को अनुवांशिकता के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा दिया गया। अनुवांशिकता का पिता का दर्जा किसको दिया गया है? मेंडल को दिया गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके मेंडल के जो मेंडल है, इनने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। किसके पौधे पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। ठीक है, तो मटर का पौधा क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि इनका रीजन ये था कि मटर का पौधा होता है वो साल में लगभग 2 से 4 बार फसल देता है। ठीक है, जल्दी विकसित होता है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, अलग अलग प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर। अब जैसे खुद पे करने बैठ जाता तो आपको पता है खुद पे करने पर उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनाने में कितना टाइम लगभग 20 से 25 साल लग जाते हैं, लेकिन मटर का पौधा से दूसरी पीढ़ी में 3 से 6 महीने के अंदर दूसरी पीढ़ी तैयार हो जाती है। इस प्रकार से उन्होंने मटर के पौधे लिए थे। उन्होंने जो पहला नियम दिया था वो दिया था प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम दिया था जी? प्रभाविता का नियम। इसका मतलब ये था कि इन्होंने बताया था कि जो प्रभाविता का नियम है, इसके अंदर जो माता पिता या जो जनक होते हैं, देखिए क्या समझाया था इन्होंने समझाया था कि ये जो जनक हैं, मटर के पौधों की लंबाई ली थी, ये थे इनके लंबे पौधे, ये थे बोने पौधे। इनका इन्होंने क्रॉस करवाया। क्या करवाया जी? क्रॉस करवाया। तो सारे के सारे इन्हें जो पौधे प्राप्त हुए थे वो लंबे प्राप्त हो गए थे। कौन से पौधे प्राप्त हुए थे जी? लंबे प्राप्त हुए थे। कौन से पौधे प्राप्त हुए? लंबे पौधे प्राप्त हुए। ये पौधा लंबा है, ये बोना है, लेकिन ये प्रभावी हो गया लक्षण। कौन सा हो गया जी? ये लक्षण प्रभावी हो गया, और ये हो गया अप्रभावी। ये लक्षण हो गया अप्रभावी और ये हो गया प्रभावी। इस वजह से क्या हुआ, ये सारे पौधे के सारे क्या हो गए? लंबे प्राप्त हो गए। इसके बाद में क्या किया? अगली पीढ़ी इन्होंने बनाई, जिनको क्या बोला गया? लक्षणों का आगे अगले नियम में क्या किया? इन्होंने दोबारा इनका पौधों का आपस में क्रॉस करवाया। क्या करवाया जी? क्रॉस करवाया। ठीक है, इसमें क्या हुआ? फिर इस प्रकार से कुछ इनको प्राप्त हुआ। तो ये इनको 3 पौधे लंबे प्राप्त हो गए थे और एक पौधा बोना। इसको बोला गया था स्थानांतरण का नियम, यानी कि गुणसूत्र हो सकते हैं वो स्थानांतरण हो सकते हैं। ये पौधे थे जो लंबे थे, पौधे लंबे कितने थे? 3, और ये था बोना पौधा। कौन सा था? बोना। कितना था? 1। ठीक है, ये लक्षण प्रारूप इन्होंने बाद में इनका अनुपात निकाला, जिनको बोला गया था लक्षण प्रारूप अनुपात आता है इसका 3:1, और जो जीन प्रारूप अनुपात आया था वो आया था 1:2:1। इसका क्या मतलब है? ये जो पौधा है वो शुद्ध लंबा था, ये 2 पौधे हैं वो अशुद्ध लंबे थे, और ये जो पौधा था वो शुद्ध बोना था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना। फटाफट मैं जल्दबाजी में बता रहा हूं क्योंकि अपने पास इतना टाइम रिवाइज करवा रहा हूं, सारी चीजें आपको पता है। इसके बाद में 29वां नियम स्वतंत्र यूनियन का नियम, यानी कि गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से कोई भी गुणसूत्र किसी के साथ जा सकता है। उसमें 2 जोड़ी लक्षण लिए थे इन्होंने। कितने जोड़ी? 2 जोड़ी लक्षण लिए थे। डायरेक्ट आप 2 लाइनें याद रख लेना। क्या इसमें जो तीसरे नियम में जो निकला था इनका जीन लक्षण प्रारूप अनुपात। कौन सा अनुपात? लक्षण प्रारूप अनुपात या फिनोटाइप। फिनोटाइप याद कर लेना, रट्टा मार लेना, कोई इलाज नहीं है अभी, क्योंकि ये बहुत लंबी जाएगी क्लास नहीं तो। ठीक है, 9:3:3:1। और इनका अगर जीनोटाइप देखा था, क्या देखा था जी? जीनोटाइप इन्होंने देखा तो ये था 12:24:12:121। 12:24:12:121 ये इनका अनुपात था। मेंडल ने ये
दिया था। तो इन्होंने मेंडल ने क्या 3 नियम दिए थे वो मैंने आपको बता दिए, तीनों के अनुपात मैंने आपको बता दिए। अगर टफ क्वेश्चन पूछता है तो यहां से पूछेगा, एक ये क्वेश्चन बनता है कि ये बनता है और एक ये बनता है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से बस। इसके अलावा आसान क्वेश्चन तो आपको पता है मेंडल ने क्या किया था और क्या नहीं किया था, वो मैंने आपको फटाफट बता दिया है। और यहां से क्वेश्चन एक बनता है कि अनुवांशिकता के जनक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है अनुवांशिकता के जनक होते हैं वो मेंडल होते हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेने तो ले लो, अगर नहीं तो साथ के साथ कॉपी पेन रखो। आगे बात करते हैं अपने ब्रैंकियोसोरस। ये क्या होता है? ब्रैंकियोसोरस होता है सरीसृप व पक्षियों के बीच की योजक कड़ी। किसके बीच की? सरीसृप व पक्षियों के बीच की, सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच की जो योजक कड़ी है वो होती है ब्रैंकियोसोरस। जैसे पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी कौन सी होती है? पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी कौन सी होती है जी? आपको पता है, युगलिना। कौन सी होती है जी? युगलिना होती है। पादप जगत और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कौन होती है जी? युगलिना। कौन सी होती है जी? युगलिना। ठीक है जी। जल और स्थल दोनों पर निवास करने वाला कौन होता है जी? जिसे उभयचर बोलते हैं वो होता है जी राणा टिग्रीना। कौन सा टिग्रीना? राणा टिग्रीना। कौन सा टिग्रीना? राणा टिग्रीना। ठीक है, जिसे बोलते हैं मेंढक। क्या बोलते हैं? मेंढक। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जय प्रदोगी आपको बता दिया है। और पादप जगत की जंतु को, और पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की अवस्थाएं, यानी कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? पदार्थ पाया जाता है जी अब तक 5 अवस्थाओं में। अभी तक जो ज्ञान है वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टस क्वांटस। ठीक है, तो ये ठोस के बारे में भी आप जानते हो, द्रव के बारे में भी आप जानते हो, गैस के बारे में भी आप जानते हो, लेकिन फटाफट मैं आपको एक लाइन में इनको बताने का प्रयास करूंगा। ठोस में क्या होता है? पदार्थ का आकार, आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है? आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। आकार द्रव को जिस आकार में आप डालोगे उसी में चला जाएगा। जैसे कि इस बोतल में क्या है? द्रव पदार्थ पानी है। ठीक है, अब इस पानी को मैं अगर बाल्टी में डालता हूं तो ये बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन ये बोतल क्या है? ये ठोस है, तो ये बोतल की बोतल ही रहेगी, इसको मैं कहीं भी ले जाऊं। ठीक है, गैस, यानी कि गैस में क्या होता है? इसके आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। पूछा गया क्वेश्चन पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, तो याद रखना प्लाज्मा होती है पदार्थ की चौथी अवस्था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में आपको, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो आपको याद रखना है जी पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, जो कि विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है। द्रव्य पदार्थों के मध्य जो बल लगता है वो होता है अंतराण्विक बल, यानी कि ये कोई ठोस पदार्थ है उसके मध्य आकर्षण बल लगता है तो उसे बोलते हैं अंतराण्विक बल लगता है। इसकी वजह से वो पदार्थ क्या होते हैं? कण होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के द्वारा चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो सॉलिड होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति, किसकी? कवक की कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है जी? काइटिन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है जी? सेल्यूलोज की। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो क्या पाई जाती है? जंतु में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पादप में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ध्यान देना, जंतु कोशिका में जो आपकी कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, पादप ऐसा कोशिकांग जो जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, तो आपको याद रखना है ऐसा कोशिकांग जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, ध्यान से सुनना, जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, वो क्या होता है? वो होता है जी आपका तारक काय। और अगर पूछे कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में तो नहीं पाया जाता लेकिन पादप कोशिका में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट। कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए इसके बारे में अपने आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उस पर बात करते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन पर पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में भी क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं? पौधों अर्धसूत्री विभाजन होता है कहां पे? पराग कोश में। कहां पे होता है जी? पराग कोश में, जिससे क्या बनते हैं? लास्ट में बनते हैं पराग कण। क्या बनते हैं? पराग कण। ये पराग कण अगर जाके गिरते हैं
स्त्री के सिर पे, स्त्री के सिर में वर्तिकाग्र पर, स्त्री के सिर में वर्तिकाग्र पर, और वहां पर होती है जनन की क्रिया संपन्न। ये स्व परागण और पर परागण दोनों के द्वारा हो सकते हैं। स्व परागण में क्या होता है, अपने आप जाकर गिरते हैं। पर परागण में किसी माध्यम के द्वारा, जैसे मक्खियों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कैसे भी परागण जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है जी, सबसे बड़ा संघ होता है, याद रख लेना, आर्थ्रोपोडा। कौन सा जी, आर्थ्रोपोडा। कौन सा जी, आर्थ्रोपोडा। इसे कीट वर्ग भी बोलते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कीट वर्ग के प्राणी पाए जाते हैं। कीट वर्ग के प्राणी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लगभग 80% मान के चलिए। ठीक है जी, इसके बाद में आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर पूछे दूसरा सबसे बड़ा संघ, दूसरा सबसे, पहले तो आपको याद हो गया तो बड़ा, दूसरा पूछे तो दूसरा आपको बताना है मोलस्का। कौन सा जी, मोलस्का बताना है। कौन सा बताना है जी, मोलस्का। तो मानव का हमारा जो संघ है वो कौन सा है, हमारा है जी एनिमेलिया। एनिमेलिया याद रख लेना, कौन सा संघ है जी हमारा, एनिमेलिया है। हम एनिमेलिया संघ के प्राणी हैं। किस संघ के प्राणी है जी, एनिमेलिया संघ के प्राणी है। एनिमेलिया संघ में वो प्राणी पाए जाते हैं जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हें स्तनधारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, स्तनधारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, स्तनधारी भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं। ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस देखा है क्या, वो मोलस्का जगत का प्राणी है, मोलस्का संघ का प्राणी है। कौन, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ये इसका शरीर है ना, आप देखना समुद्री इलाकों की तरफ ये ज्यादा पाया जाता है। ये सिकुड़ता फैलता बिल्कुल इस तरह से चलता रहता है वो। ठीक है, देखा होगा आपको ऑक्टोपस। तो ये किसका प्राणी है, मोलस्का। एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि समुद्री इलाकों पर बहुत ज्यादा पाया जाता है। विस्थापन में परिवर्तन क्या होता है, वेग को उत्पन्न करता है समय के साथ, सॉरी, वेग में परिवर्तन क्या होता है, त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। वेग में कमी भी हो सकती है और वेग में वृद्धि भी हो सकती है। अगर वेग में कमी होती है तो उसे मंदन बोलते हैं, और वेग में वृद्धि होती है तो उसे त्वरण बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अपने। इसके बाद में ये क्या होता है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। क्या मापने की, दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई ये होती है जी, कौन सी, पारसेक। क्या सेक, पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है जी, बल का मात्रक न्यूटन। क्या होता है जी, बल का मात्रक न्यूटन। अब न्यूटन कौन था, न्यूटन एक भाई साहब था जिनको फिजिक्स के जनक बोला जाता है। फिजिक्स के जनक, फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी थी, न्यूटन ने की थी। गति के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। बहुत काम किए थे न्यूटन ने। ठीक है, तो ये न्यूटन का नियम है। अब न्यूटन के जो गति के 3 नियम थे, क्या थे वो अपने सुन लेते हैं। कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न किया जाए। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है द्रव्य, वस्तु का बल होता है वो द्रव्यमान और उसके जो त्वरण होता है उसके समानुपाती होता है। तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम था कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर आप किसी वस्तु पर क्रिया करते हो तो सामने से उसको आपको प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है। अब आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम देखना है तो देख लेना, किसी के चांटा वगैरह बिना मतलब के मार देना, आपके साथ के साथ प्रतिक्रिया मिल जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूटन का नियम था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, वो भी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है जी, मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। अब मैं आपको वैज्ञानिक नाम की 2 बातें बता देता हूं। क्या वैज्ञानिक नाम का मतलब क्या है, वैज्ञानिक नाम रखना क्यों जरूरी है जी, पहले तो अपने इस बात को देख लेते हैं। वैज्ञानिक नाम रखना क्यों जरूरी है, समझते हैं इस बात को। वैज्ञानिक नाम रखना क्यों जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। क्या है जी, होमो सैपियंस। क्या नाम है जी, होमो सैपियंस। ठीक है, तो ये आप कहीं भी किसी भी विश्व के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, मानव का वैज्ञानिक नाम आपको होमो सैपियंस ही मिलेगा।
ठीक है, ये करना क्यों जरूरी है? आपने फिल्म देखी है क्या, वो जो बोले सोनिहाल, ठीक है, उसमें जो हीरो है सनी देओल जी, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, प्याज को वो गंदा बोलते हैं, अपने प्याज बोलते हैं, अदर भाषा में कोई कांदा बोलता है, कोई ओनियन बोलता है, ठीक है, एक ही प्याज है लेकिन उसके अलग रंग नाम है। जैसे अंग्रेजी जो बंदा अब गांव वाले बंदे को कह दिए ओनियन याद दो, क्या याद दो, ओनियन याद दो, तो बिन ठाई को ओनियन है के, लेकिन बिन दिखा देगा आप भी ओ ओनियन वो कैसे, तो प्याज है। दिक्कत आ गई, चीज एक है, नाम अलग अलग, लेकिन अभी की बार का मानव को आपको पता प्रजाति बहुत है, अलग अलग प्रजाति, लेकिन है तो वो मानव ही, लेकिन उनका अगर अध्ययन करना है, ठीक है, तो उनको अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या दिया, उसको वैज्ञानिक नाम दिया। तो वैज्ञानिक नाम देने के लिए इन्होंने क्या किया, जो पहला शब्द है होमो, ये रखा उसका वंश का, इसका रखा वंश का, और ये सैपियंस है, ये रखा उसकी जाति। ये आपको वर्गीकरण में पढ़ाया जाता है, वर्गीकरण में पढ़ाया जाता है, जगत वर्ग संघ ये सारा पूरा। तो इसका जो वंश होता है मानव का वो होमो होता है, जाति होती है सैपियंस। कहीं भी लेके चले जाओ, मानव का वैज्ञानिक नाम हमेशा होमो सैपियंस रहेगा। आम का क्या होता है, मेंजिफेरा इंडिका, मेंढका, राणा टिग्रिना, ऐसे बहुत से नाम होते हैं, वो आपको 11th 12th में याद करवाए जाते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक्स में, आप वो एक बार थोड़ी सी नजर लगा लेना उस पर, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता, आधुनिक, अभी मैंने आपको वर्गीकरण बताया ना, तो आधुनिक वर्गीकरण के जो पिता है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता है, वो कौन थे, वो थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस थे, कौन थे जी, कैरोलस लीनियस थे। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति भी दी थी, द्विनाम पद्धति भी दी थी, द्विनाम पद्धति, ये वाली पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने दी थी, ठीक है। 5 जगत प्रणाली किसने दी थी, 5 जगत प्रणाली ये दी थी आपकी R.H. विटेकर साहब ने, किसने दी थी, R.H. विटेकर साहब जी ने दी थी, ठीक है। चलिए आपको 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, पानी वगैरह पी लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। दर्द की अनुभूति मस्तिष्क के किस भाग से होती है, दर्द की अनुभूति मस्तिष्क के थैलेमस भाग से होती है जी। कहां से होती है, थैलेमस भाग से। कहां से, थैलेमस से। ये आपको याद रखना है, यानी कि कई बार आपके चोट लग जाती है तो आपके दर्द होता है ना, शारीरिक दर्द की बात कर रहा हूं मैं, दिल में दर्द की नहीं बात कर रहा, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, सबसे बड़ा भाग। रक्त में प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, रक्त में प्रोटीन ये होते हैं जी एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ये 2 प्रोटीन होते हैं किसमें, रक्त में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रोटीन के जनक बर्जीलियस, प्रोटीन के जनक कौन थे, ये थे आपके बर्जीलियस थे, बर्जीलियस, 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 प्रोटीन बर्जीलियस, याद हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पसीने की ग्रंथि, पसीना आता है ना, जैसे मुझे तो अभी आ रहा है, पसीने की ग्रंथि एक्रेलिन, कौन सी, एक्रेलिन। ये भी आपको याद रखनी है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं याद रखनी, ज्यादा रखोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी WBC कौन सी होती है, WBC होती है 3 प्रकार की, WBC 3 प्रकार की होती है। सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन होती है, बताया हुआ है। उत्सर्जन की इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, मानव में उत्सर्जन अंग, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए थे, 5 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। फटाफट क्वेश्चन और देख लेते हैं, कौन कौन से थे। मानव में उत्सर्जन अंग बता दिया, मानव के जो आपको शरीर में उत्सर्जन कहां होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक रिएक्शन आती है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, ये क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बना लेते हैं, बस 2 अभिकारक जुड़कर क्या बनाएंगे,
एक उत्पाद बनाएंगे तो उसको बोलेंगे संयोजन, यानी कि दो अलग अलग अभिकारक, एक अभिकारक अलग है और एक अभिकारक अलग है, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक नई चीज बन जाएगी, नया उत्पाद बन जाएगा, उसे बोलेंगे संयोजन। उसमें कोई चीज बाहर नहीं होगी, कोई प्रतिस्थापित नहीं होगी, बस दो चीजें जुड़ेंगी, जिसको बोलते हैं 2Mg+O2, ऑक्सीजन मैग्नीशियम, ये दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। कैमरे में लेंस कौन सा होता है, ले खींच मेरी फोटो उस कैमरे में, ये होता है जी उत्तल। कौन सा होता है जी, उत्तल लेंस होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन कौन सी अभिक्रिया है, प्राकृतिक गैस का दहन कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको सभी को पता है, इस गैस के दहन से, जब अपने प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं तो उष्मा वायुमंडल से ली जाती है या उष्मा वायुमंडल में छोड़ी जाती है, उष्मा वायुमंडल में छोड़ी जाती है, यानी कि उष्मा क्षेपी। कौन सी, उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की उष्मा शोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी है। कौन सी है, उष्मा शोषी, क्योंकि उसमें सूर्य की उष्मा को उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, तो उष्मा शोषी। अब याद रखना है, उष्मा शोषी यानी कि उष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, उष्मा अंदर उपयोग में ली जा रही है। ठीक है, वही उष्मा बाहर निकल रही है तो उसे बोलते हैं उष्मा क्षेपी, यानी कि प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं तो क्या होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। अब मुझे ये बताइए, प्राकृतिक गैस का दहन भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, तो आप क्या कहोगे, ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इसका दहन हो रहा है। बता दिया था मैंने, दहन लिखा हुआ है, जल रही है, तो क्या हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसके बाद में अपने आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो एक अपने पास आवर्त सारणी में एक तत्व आता है जिसका नाम होता है जिनोन। क्या होता है जी, जिनोन नाम होता है, Xe लिखते हैं उसे। ये तत्व के पास संपूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने बाह्यतम कोश में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पूरे इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी यह 6 यौगिक और बनाने की क्षमता रखता है, 6 यौगिक को और बनाने की क्षमता रखता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कौन सा उत्कृष्ट गैस या उत्कृष्ट तत्व है जो यौगिक बनाने की क्षमता रखता है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा होता है जी, जिनोम होता है। अगला क्वेश्चन, अवारा तत्व किसे कहते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्की गैस हीलियम। ठीक है, पहले अपने क्वेश्चन आता था कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन भरती है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है, ज्वलनशील गैस होती है। क्या होती है, एक ज्वलनशील गैस होती है। लेकिन अब क्या हो गया, हीलियम क्या होती है, हीलियम एक उत्कृष्ट गैस होती है, ये कोई अभिक्रिया नहीं करती, हल्की होती है, इस वजह से क्या होता है, हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। वायुयान के टायरों में भी हीलियम गैस भरी जाती है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने कि सर ये हम जो हमारी साइकिल में या बाइक में जो टायर की हवा भरते हैं, उस वही हवा वायुयानों के टायर में क्यों नहीं भरी जाती, वो इसलिए नहीं भरी जाती, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि आपको पता है हम तो वायुमंडल में जैसे अपने रह रहे हैं, प्रॉपर वायुमंडल के टेम्परेचर में रह रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वायुयान हवा में उड़ते हैं, आगे जाते हैं, तो वायुमंडल में ताप में क्या आती है, कमी आती है। ताप में कमी आने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो हवा होती है, आपको पता है हवा के अंदर क्या होती है, नमी होती है, वो नमी क्या करती है, बर्फ में बदल जाएगी और वो क्या करेगी, फिर उसको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए क्या होता है, हीलियम का उपयोग किया जाता है, सामान्य गैस का उपयोग नहीं किया जाता। सबसे क्रियाशील अधातु, सबसे क्रियाशील अधातु पूछिए जी, अधातु आपको याद रखना है कौन सी होती है, फ्लोरीन होती है जी, फ्लोरीन। ये एक हैलोजन का तत्व है, किसका तत्व है, हैलोजन का। ठीक है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता भी सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है जी, विद्युत ऋणता भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है जी, अब मैं आपको एक दो बातें और बताता हूं, प्रयास करेंगे एक क्लास और लेके आने का। ठीक है, लगभग आपको एग्जाम में इस क्लास से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आगे और उनको बताना है, शेयर करना है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, एग्जाम देने के बाद में प्रॉपर एक बार मैंने आपको ये तीसरी क्लास हो जाएगी क्वेश्चन आंसर की, आप पूरी क्लास से देख के जाइए और आकर क्लास को जब आप एग्जाम देके आते तो आकर क्वेश्चन मिला लेना और मुझे बताना
कि सर कितने क्वेश्चन आए हैं कितने नहीं है। मैंने आपको पूरा करवाने का प्रयास किया है, अगर फिर भी कोई हो किंतु परंतु तो बता देना कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और सभी को जेल तरीके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।